Hello friends, welcome back to our continuous learning software development. Today is fifth day and today we are going to learn all about databases, different types of databases, why we use databases, career scope in databases. जब हम databases की बात करते हैं तो database हम क्यों यूज करते हैं? जो मैंने प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था डायनेमिक स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक पेजेस, उसमें मैंने आपको बताया था कि डायनेमिक और स्टैटिक और डायनेमिक पेजेस में क्या डिफरेंस होता है। तो जब हम डायनेमिक की बात करते हैं तो उसमें डेटा का जो फ्लो होता है वो डायनेमिक होता है, इसलिए उनको हम डायनेमिक पेजेस कहते हैं। और टू डेवलप एनी काइंड ऑफ डायनेमिक वेबसाइट डेटाबेसेस आर मस्ट। मेजरली तीन टाइप्स के डेटाबेसेस होते हैं: RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कि रेफरेंसेस यूज होते हैं, डिफरेंट टेबल्स के बीच में रेफरेंसेस रिलेशन हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दूसरा होता है NoSQL डेटाबेसेस। NoSQL डेटाबेसेस होता है जिसमें कि हम रिलेशन नहीं बना पाते हैं, बट ये डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस होता है। जो अब डेटा होता है उसको हम डिफरेंट फाइल्स में स्टोर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में स्टोर करते हैं। अगर हम दोनों की बात करें तो ये कहना मुश्किल है विच वन इज़ बेस्ट, बट दोनों अपनी अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट होते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स बिजनेस यूज केस। हमारा बिजनेस का यूज केस क्या है, ये सब उस पर डिपेंड करता है कि हमें RDBMS यूज करना है या फिर NoSQL यूज करना है। जस्ट टू गिव यू ए ब्रीफ कि जहाँ पर ट्रांजेक्शन्स होते हैं, अगर हम ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें कि ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पर हम RDBMS यूज करते हैं। वहाँ पर रोल बैक करना, ट्रांजेक्शन को हैंडल करना इजी होता है RDBMS डेटाबेस में। और क्योंकि हमें बाद में डेटा को एनालाइज करना होता है, तो उसके लिए भी हमें जो रिपोर्ट्स निकालनी होती हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ जॉइंट्स लगाने होते हैं। डिफरेंट टेबल से हम डेटा निकाल करके हम एक रिपोर्ट, डैशबोर्ड और ग्राफ्स शो करते हैं बिजनेस के एनालिटिक्स के लिए। तो वहाँ पर भी हम वो ईजी होता है डेटा को निकालना। तीसरा डेटाबेस होता है हमारा इन मेमोरी डेटाबेस। इन मेमोरी डेटाबेस होता है जो वो बहुत फास्ट होता है। फास्ट क्यों होता है? क्योंकि सारा डेटा मेमोरी में होता है, इसलिए इसको इन मेमोरी बोला जाता है। क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डायरेक्टली हमें मेमोरी से रीड करके डायरेक्ट हमें अवेलेबल हो जाती है, इसलिए हम रेडिस यूज करते हैं। डिफरेंट यूज केसेस जहाँ भी हमें क्वेरी को फास्ट करना है या यूज़र का एक्सपीरियंस हमें इम्प्रूव करना है, वहाँ पर हम उस डेटा को रेडिस में डाल देते हैं। देर आर वेरियस वेज टू स्टोर द डेटा इन रेडिस। टुडेज का जो हमारा जो चैप्टर है, आज हम वो डेटाबेसेस के बारे में है। तो मैं आपको डीपर नहीं जाऊंगा हर डेटाबेस में, क्योंकि एवरी डेटाबेस इज ए यूज लार्ज है। जो स्कोप है हर डेटाबेस का अपना बहुत बड़ा है। यू ब्रीफ अबाउट ऑल अबाउट एंड MySQL डेटाबेस को मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि उसमें कर्ड ऑपरेशंस कैसे करते हैं, ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्वेरीज कैसे रन करते हैं, और एग्रीगेट फंक्शंस हम कैसे यूज करते हैं, वो सब मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। डेफिनेटली यू विल लर्न अ लॉट अबाउट MySQL डेटाबेस। जब भी हम कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका एक आर्किटेक्चर डिफाइन करना होता है कि उसके अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स होंगे। उसका एक हाई लेवल जो सिस्टम फ्लो वो डेवलप करते हैं हम। उसके बाद में उसको हम एक डीपर जाते हैं उसमें, और उसका एक लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन करते हैं हम। तो जब लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन की बात आती है तो उसमें हमारा ये सब चीज़ें आ जाती है कि उसका डेटाबेस क्या होगा, उसमें कौन कौन सी टेबल्स होंगी, उन टेबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी, कैसे डेटा का फ्लो चलेगा। डेटाबेस मैनेजमेंट इज़ नॉट ए स्मॉल थिंग, ओके। देर इज़ ए ह्यूज कैरियर स्कोप इन डेटाबेस मैनेजमेंट। देर इज़ ए सेपरेट पोजिशंस ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे अमेजन की बात करते हैं हम, या आप मेक माई ट्रिप की बात करो,
या आप ऊबर की बात करो, तो उनमें जो डेटा का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो उसके लिए सेपरेट टीम्स होती है जो डेटा को हैंडल करते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनको। क्योंकि जब प्रोडक्ट की स्केलेबिलिटी की बात आती है, डेटाबेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्केलेबिलिटी। किसी भी प्रोडक्ट को हम स्केल करते हैं तो उसमें एक टेबल का एक सिंगल फील्ड बहुत मायने रखता है। एक सिंगल फील्ड की वजह से हमारा पूरा डेटाबेस डाउन हो जाता है। तो उसके लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स कंटिन्यूअसली उस पर डेटा पे काम करते रहते हैं कि कहाँ डेटा का फ्लो आ रहा है, किस टेबल के अंदर कितने डेटा जा रहा है, किस टेबल के अंदर कितनी क्वेरीज रन हो रही हैं, और उसको ऑप्टिमाइज करते रहते हैं जिससे कि डेटा पर लोड ना बढ़े। क्योंकि जैसे ही अगर एक डेटाबेस पे लोड बढ़ गया तो अपनी पूरी कंप्लीट जो वेबसाइट होती है, प्रोडक्ट होता है, वो डाउन हो जाता है। इसलिए माइक्रो सर्विसेज का कॉन्सेप्ट आया जिससे कि कंप्लीट वेबसाइट हमारी डाउन ना हो और पार्टिकुलर जो मॉड्यूल है वो ही डाउन हो सिर्फ। तो देयर इज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन डेटाबेस मैनेजमेंट इटसेल्फ। इफ यू आर समवन हु इज रियली पैशनेट अबाउट बिकम ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, यू कैन। उसके लिए आपको सारे डेटाबेसेस, नो सीक्वल, RDBMS, इन मेमोरी, सारे डेटाबेसेस का नॉलेज होना चाहिए जो कि मस्ट है। कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए या कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें उसका हाई लेवल डिज़ाइन होता है, फिर उसका लो लेवल डिज़ाइन होता है। लो लेवल डिज़ाइन में उसका कोड कैसे रखना है, कौन कौन से कंपोनेंट्स बनाने हैं, कौन सी क्लासेस बनानी है, कौन कौन से मॉडल्स होंगे उसमें, कौन कौन से यूटिल्स यूज़ होंगे उसमें। उसके बाद में कौन कौन सी पूरा डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर है वो बनाना होता है। उसमें हमें एक एक फील्ड को ध्यान में रखा जाता है कि इस टेबल के अंदर कितने फील्ड्स रखने हैं हमें, दूसरी टेबल से इसका क्या रिलेशन होगा, और उसका कॉलम का साइज क्या होगा। उसके बेसिस पर हम ये एनालाइज कर पाते हैं कि हमारा डेटा कितने साल तक, हमें कितने हार्ड डिस्क की ज़रूरत होगी, कितना डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें ये पता चल जाता है कि 1 मंथ में हमारे इतने ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इतने डेटा की ज़रूरत होती है, तो उसके बेसिस पर हम ब्रॉड कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स और 10 ईयर्स में हमारा डेटा का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा। तो उसके लिए एक अच्छा डेटाबेस आर्किटेक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। टू डेवलप ए गुड और स्केलेबल प्रोडक्ट, you have to develop a good architecture, good database architecture. It's not a small thing, it's a big thing. Database डिज़ाइन करना, it's not a joke. It's play an important role in software development. सपोज करो हमें एक डायनेमिक वेबसाइट बनानी है जिसमें, जैसे कि मैं प्रीवियस चैप्टर के एग्जांपल लेता हूँ कि हमने क्या किया था। उसमें सिर्फ 3-4 पेजेस थे, ओके, और एक इंक्वायरी फॉर्म था। उसी का हम डिस्कस करते हैं कि एक डेटाबेस का आर्किटेक्चर हम किस टाइप से सोचते हैं और बनाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कितने पेजेस थे? होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज और एक था इंक्वायरी फॉर्म। सपोज करो हमें इसी का एक डेटाबेस आर्किटेक्चर डिफाइन करना है। एक सिंपल सी वेबसाइट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपनी, उसके लिए अपनी एक सिंपल वेबसाइट बनाना चाह रहा है वो, कि जिसमें उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो, होम पेज हो एक इंटरेक्टिव सा, उसके बाद में एक अबाउट अस, उस कंपनी के बारे में डिटेल होगी उसकी, उसके बाद उसकी सर्विसेज क्या क्या वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फिर उसका एक कॉन्टेक्ट अस का पेज होगा, ओके। ऐसे ही उसमें सिमिलरली हम एक पोर्टफोलियो का पेज भी ऐड कर सकते हैं। ये बेसिक पेजेस होते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए, राइट। अब उसमें हमें इसको डायनेमिक करने के लिए हमने क्या किया था, एक इंक्वायरी फॉर्म और ऐड कर दिया था कि वो चाहता है कि उसके बिजनेस की उसकी जो सर्विसेज की है उसके लिए उसके पास इंक्वायरी आ जाए, तो एक फॉर्म रख दिया हमने। उस इंक्वायरी को हमने डेटाबेस में स्टोर करा दिया। अब सपोज करो ये सिंपल सी वेबसाइट है, डेटाबेस आर्किटेक्चर हमें बनाना हो तो उसके लिए हमें इसका कैसे हम सोचेंगे, कौन कौन सी टेबल्स हम यूज़ करेंगे,
कौन सा डेटाबेस हम चूज करेंगे, वो सब इम्पोर्टेंट होता है। इसका डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए, कौन कौन सी टेबल्स यूज होंगी इसके लिए, क्योंकि ये सिंपल इन्फॉर्मेशन की वेबसाइट है, तो इसमें कोई यूज़र का रजिस्ट्रेशन, लॉगिन की ज़रूरत नहीं है। जहाँ इन्फॉर्मेशन इज़ पब्लिकली अवेलेबल फॉर टेबल होगी हमारी, क्योंकि जो पेजेस हैं वो डायनेमिकली आने चाहिए उनका कंटेंट भी, ठीक है। तो हम इसकी एक पेजेस टेबल बनाएंगे। पेजेस टेबल होगी एक, ठीक है। इस पेजेज टेबल में हम क्या करेंगे कि आज उसके 3 पेज है, कल उसके 4 पेज, 5 पेज, 10 पेज भी हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम इस पेज टेबल में हम स्टोर कराएंगे। तो इस टेबल के अंदर हम क्या क्या हमारे कॉलम्स होंगे, एक इसमें आईडी होगी जो कि हमारी प्राइमरी की होती है, जो कि हर एक टेबल में मस्ट होती है। इसके बाद में एक होगा इसमें फील्ड होगा हमारा पेज नेम, ठीक है। एक होगा हमारा नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा पेज का टाइटल, उसके बाद में होगा पेज का डिस्क्रिप्शन, इसके बाद में स्टेटस, कि किसी भी पेज को हम बैकएंड से इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद में हम होगा उसका क्रिएटेड डेट, और एक कॉलम होगा अपडेटेड डेट, क्योंकि ये जो 3 कॉलम होते हैं स्टेटस, क्रिएटेड एंड अपडेटेड डेट, ये मस्ट हैं किसी भी टेबल में रखना, और एक आईडी। तो अब कोई भी पेज हम स्टोर करेंगे इसमें, तो उस पेज की आईडी जनरेट होगी, ऑटो इंक्रीमेंट होगी, पेज का नेम होगा, पेज का टाइटल होगा, पेज का डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे हम, स्टेटस उसका, और उसको सेव करा देंगे। जो दूसरी टेबल होगी हमारी वो होगी इंक्वायरीज टेबल। इसमें क्या क्या होगा, एक आईडी होगी प्राइमरी की, जो कि हर एक टेबल में होती है। दूसरा इसमें एक नेम होगा, नेम कॉलम हो गया। एक हो गया इसमें ईमेल, एक हो गया इसमें मोबाइल, एक हो गया इसमें इंक्वायरी, क्वेरी, एक हो गया इसमें क्रिएटेड डेट, और एक हो गया इसमें अपडेटेड डेट। तो इसके अंदर ये हमारे, अगर इस वेबसाइट की डेटाबेस आर्किटेक्चर की मैं बात करूं, तो इस सिंपल सी वेबसाइट को हम डायनेमिक बनाने के लिए हमें 2 डेटाबेस की टेबल्स की ज़रूरत होगी, जो कि हम माइस्क्यूएल यूज किया है हमने इसमें। इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, ये जो हमारा यूज केस है, इसके अकॉर्डिंग हम इसमें नोस्क्यूएल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहा है, तो हम इसमें मोंगोडीबी भी करते हैं, कैसे क्वेरीज लिखते हैं हम, ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट लर्निंग माइस्क्यूएल प्रैक्टिकली। आई होप आपने माइस्क्यूएल इंस्टॉल कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो आप माइस्क्यूएल को इंस्टॉल कर सकते हो। माइस्क्यूएल डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अवेलेबल होता है। मैं अभी विंडोज़ पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने विंडोज़ के लिए माइस्क्यूएल इंस्टॉल किया हुआ है। मैं अभी उसको इंस्टॉल ओपन करता हूँ। ये माइस्क्यूएल वर्कबेंच मैंने इंस्टॉल किया हुआ है।
जो कि MySQL का एक क्लाइंट आता है। इस पे क्लिक किया मैंने, ये पासवर्ड मांग रहा है, जो मैंने पासवर्ड डाला हुआ है मैं वो डाल रहा हूँ। पासवर्ड डालने पर ये हमारा MySQL का जो डेटाबेस है वो खुल जाता है। अब इसके अंदर ये हमारे पास में जो नेविगेशन दिख रहा है, यहाँ पर डेटाबेसेस का नेविगेशन दिख रहा है, और यहाँ पर हम ये फाइल ऑपरेशन से जो नॉर्मली होते हैं, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। ये जो पहला टैब है वो क्रिएट न्यू एसक्यूएल टैब, जो न्यू एसक्यूएल टैब क्रिएट करने के काम आता है, जिसमें हम क्वेरीज लिखते हैं। इसके बाद में जो दूसरा टैब है, ओपन एसक्यूएल स्क्रिप्ट। अगर आपने कोई माइस्क्यूएल की स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई है, उनको ओपन करने के काम आता है। ठीक है, उसके बाद में ये है इंफॉर्मेशन, ओपन इंस्पेक्टर। इसमें हम जो डेटाबेस हमारा सेलेक्टेड होता है उसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि उसके अंदर उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, डेटाबेस का नाम क्या है, उसमें कितनी टेबल्स हैं, उसमें कितना साइज ले रखा है टेबल्स ने, राइट। उसके बाद में कौन कौन सी टेबल्स हैं, उसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं, इंडेक्सेस कौन कौन से हैं, टिगर्स कौन कौन से हैं, व्यूज कौन कौन से हैं, स्टोर प्रोसीजर्स अगर यूज हुए तो कौन कौन से हैं। ओके, इसके बाद में फंक्शंस कौन कौन से हैं, ये सब सारी इंफॉर्मेशन हमें इस टैब में मिलती है। इसके बाद में ये जो नेक्स्ट टैब होता है हमारा, ये होता है क्रिएट न्यू स्कीमा, यानी कि नया डेटाबेस क्रिएट करने के लिए काम आता है। ठीक है, इसके बाद में इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि अभी हमें अपने जो डेटाबेस का आर्किटेक्चर बनाना है उसके लिए हमें एक डेटाबेस का नाम देना है। तो इसमें मैं उसका नाम दे देता हूँ, कोई मीनिंगफुल सा नेम देते हैं हम उसका। अपने प्रोडक्ट का नाम देते हैं हम कोई भी, डेमो दे देता हूँ, चलो डेमो नाम दिया मैंने, उसको अप्लाई किया। ओके, तो ये क्रिएट स्कीमा डेमो। अगर कोई भी डेटाबेस अगर हमें स्क्रिप्ट के थ्रू बनाना हो तो ये उसकी स्क्रिप्ट होती है, बट यहाँ हम क्लाइंट से डायरेक्टली जीयूआई में काम कर रहे हैं, तो ये हमें डायरेक्टली हमें स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली ये स्क्रिप्ट हमें बता रहा है। तो मैंने अप्लाई किया, तो ये हमारा एक फिनिश किया, एक डेमो डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। ये रहो, ये देखो, अभी इसके अंदर कोई टेबल्स नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है अभी हमारे इस डेटाबेस के अंदर। इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। इसके बाद में यहाँ से हम डेटाबेस क्रिएट कर लिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट होता है जो कि उसमें टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं हम। अब इसके अंदर हमें डेमो डेटाबेस है, उसके अंदर हमें टेबल क्रिएट करनी है। तो जो हमने डिस्कस किया की थी हमने, हमारे जो प्रोडक्ट और सर्विसेज के अकॉर्डिंग डेमो प्रोडक्ट, जो ये प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें दो टेबल्स हमने डिस्कस की थी। एक तो पेजेस, तो उसका नाम देता हूँ मैं, टेबल का नेम है पेजेज। ठीक है, और इसके बाद में इसमें हम इसका इंजन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंजिन्स के बारे में, डिफरेंट इंजिन्स होते हैं जो ट्रांजेक्शन के लिए हम इनोडीबी सेलेक्ट करते हैं। इन सब इंजिन्स का डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होता है, जो कि आप सेपरेटली आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। इसके बाद में टेबल का नाम दिया हमने। ठीक है, अब हम टेबल का नाम दिया, अब कॉलम का नाम देते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, इसमें हम कौन कौन से कॉलम्स रखने हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारा उस पेजेस टेबल में एक आईडी थी। इसके बाद में हम उसका सेलेक्ट करते हैं डेटा टाइप। तो ये जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं वो सारे इसमें हमें ड्रॉप डाउन में आ जाते हैं। ऑब्वियसली हमें जो
प्राइमरी आईडी है उसको इंटीजर रखना है, तो हम इंटीजर सेलेक्ट करेंगे और ये ऑटोमेटिक प्राइमरी की और नॉट नल सेलेक्टेड आ रही है। ठीक है, प्राइमरी की होती है जो पहले, वो प्राइमरी की होती है और वो सिलेक्टेड आ रही है, इसको हमें ऑटो इंक्रीमेंट भी रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम था हमारा उसमें पेज नेम। अब इसमें इसका डेटा टाइप क्या रखना है हमें, क्योंकि ऑब्वियसली जो पेज का नेम होगा वो स्ट्रिंग होगा, तो उसको हमें वेर केयर रख दिया, और वेर केयर का साइज आप बढ़ा सकते हो, तो आई थिंक 45 इज सफिशियंट। इसके बाद में पेज का टाइटल, इसको भी 45 रख दिया मैंने। इसके बाद में था पेज का डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को हम बड़ा रखते हैं, तो इसको हम, इसमें जो टेक्स्ट होता है ना, लॉन्ग टेक्स्ट, ब्लॉग, मीडियम टेक्स्ट, टाइनी, ये सारे ऑप्शंस होते हैं, तो इसको मैं लॉन्ग टेक्स्ट रख देता हूँ। ओके, लॉन्ग टेक्स्ट ये रहा। ठीक है, ये टेक्स्ट रख देता हूँ। इसके बाद में टेक्स्ट का लॉन्ग टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट रख दिया। इसके बाद में, इसके बाद हम हमारा स्टेटस, स्टेटस को हम एनम रखते हैं। एनम भी एक डेटाबेस टाइप होता है, जो कि दो में से चॉइस होती है, उसको एक सेलेक्टेड रखने के लिए काम में लेते हैं हम। जैसे कि स्टेटस को हमने रखा कि क्या क्या हो सकता है हमारा, एक्टिव और इनएक्टिव हो सकता है। ठीक है, एक्टिव और इनएक्टिव। अब डिफॉल्ट क्या होगा उसको रख सकते हैं हम एक्टिव। ठीक है, इसके बाद में क्रिएटेड डेट, क्रिएटेड डेट ये हमारा डेट टाइप होगा, डेट टाइम रख लेते हैं। इसके बाद हमारा अपडेटेड डेट, अपडेटेड डेट, इसको भी हम डेट टाइम टाइप का रख लेते हैं। इसके बाद में हमने इसको अप्लाई किया। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो हमारी ये टेबल की जो स्क्रिप्ट है वो रेडी हो गई। क्रिएट टेबल डेमो पेजेस, आईडी, आईडी इंटीजर है, नॉट नल है, ऑटो इंक्रीमेंट है, पेज का नेम वेरकेयर है, 45 करेक्टर का है, पेज टाइटल 45 करेक्टर है, पेज डिस्क्रिप्शन लॉन्ग टेक्स्ट रख लिया हमने, स्टेटस एक्टिव इनएक्टिव डिफॉल्ट एक्टिव रख दिया, क्रिएटेड डेट टाइम रख लिया, अपडेटेड डेट टाइम रख लिया। ठीक है, और प्राइमरी की क्या है उसकी आईडी है। अब जैसे मैं इसको अप्लाई करूंगा तो ये हमारी टेबल बन गई। ओके, अब अब क्या करना है, एक टेबल बन गई हमारी, इसको हमें रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, ये पेजेस नाम से हमारी एक टेबल बन गई, इसमें देखो सारे कॉलम्स हमारे आ गए। अब क्या करते हैं, हम दूसरी टेबल बनाते हैं। दूसरी टेबल पर मैंने क्लिक किया, इसका नाम रखा मैंने, दूसरी टेबल थी हमारी इंक्वायरीज, INQURIES, इंक्वायरीज। ठीक है, इंक्वायरीज। इसके बाद में हमने इसको आईडी, ऑटो इंक्रीमेंट, नेक्स्ट नेम 45 करेक्टर रख लेते हैं, ईमेल 45 करेक्टर रख लेते हैं, मोबाइल
मोबाइल में देखो +91 सिंबल भी डालते हैं, इसलिए हम इसको भी पैर कर रख लेते हैं। इसके बाद में है हमारा क्वेरी। क्वेरी हमारी बड़ी हो सकती है, तो उसको हम टेक्स्ट रख लेते हैं, टेक्स्ट। लॉन्ग इतना टेक्स्ट तो आएगा नहीं क्वेरी में, टेक्स्ट रख लेते हैं। टेक्स्ट का हम वो दे देते हैं उसमें कि कितने कैरेक्टर तक जा सकता है, तो मान लो 2000 हमने कैरेक्टर्स रख दिए इसको। उसके बाद में क्रिएटेड डेट, क्वेरी कब आई, डेट टाइम, और क्रिएटेड अपडेटेड की जरूरत नहीं क्योंकि क्वेरी अपडेट नहीं होगी। इसके बाद में हम इसको अप्लाई किया, स्क्रिप्ट रेडी हो गई, अप्लाई किया, फिनिश। ये दूसरी टेबल भी हमारी बन गई। अब अगर हम इन्फो में जाके देखते हैं तो इसके अंदर 2 टेबल्स हमारी बन गई हैं। ठीक है, इनको मैं हटा देता हूँ सारे। 2 टेबल, तो ये हमारा एक उसका आर्किटेक्चर बनकर रेडी हो गया है डेटाबेस का। अब सपोज करो, किस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें डेटाबेस का आर्किटेक्चर चेंज करना पड़ जाता है। सपोज करो, हम अब हमारे बिजनेस यूज केस के अकॉर्डिंग हमने 2 टेबल्स इसमें बना दी, एक इंक्वायरीज की, एक पेजेस की। अब बिजनेस की रिक्वायरमेंट चेंज होती है कि जो इंक्वायरी है वो जो हमारा प्रोडक्ट है या जो सर्विसेज हैं वो डिफरेंट सर्विसेज देता है, वो देते हैं। जो भी कंपनी है हमारी ABC XYZ, जो भी कंपनी है वो मान लो डिफरेंट सर्विसेज में डील करती है। अब अभी हमने जनरल एक इंक्वायरी रख दी है उसमें कि कोई भी हमारी साइट को विजिट करेगा, वो अपना नेम, ईमेल, मोबाइल और क्वेरी इनपुट करेगा और सबमिट करेगा, तो वो इंक्वायरी हमारे पास आ जाएगी और हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। बट अभी बिजनेस की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। सपोज करो हमने सब कुछ बना लिया, डेटाबेस आर्किटेक्चर बना लिया, बस फाइनल हम उसको प्रोडक्ट रेडी हमारा लॉन्च लॉन्च करने वाले हैं, हम डिप्लॉय करने वाले हैं। तो लास्ट मोमेंट पे भी ये रिक्वायरमेंट हमारी प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है। अभी हमारे जो बिजनेस का बंदा है वो आया, वो बोलता है कि नहीं, हमें अभी क्या करना है कि जो इंक्वायरीज हैं वो बेस्ड ऑन सर्विसेज होंगी, कि हर सर्विस की जो इंक्वायरी है वो डिफरेंट हो सकती है, कि हमें इंक्वायरीज को सेग्रीगेट करना है बेस्ड ऑन सर्विसेज। तो ये अगर ये रिक्वायरमेंट अगर हमारी प्रोडक्ट की आती है तो इसके अकॉर्डिंग हमें अपना डेटाबेस का आर्किटेक्चर भी चेंज करना पड़ेगा। हालांकि हमें एक ही कॉलम ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, बट वो उस एक कॉलम का चेंज हमारे पूरे कोड बेस में होगा, क्योंकि जहां जहां हमने उसको कोड यूज किया उस सब जगह पर उस कॉलम को भी मेंशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी इंक्वायरीज वाली टेबल है, अभी हमारे इसमें कॉलम क्या क्या है, नेम है, ईमेल है, मोबाइल है, क्वेरी है, क्रेडिट रेट है और अपडेट क्रेडिट रेट है। अभी क्या करते हैं हम, अब इसको अल्टर करना पड़ेगा हमें टेबल को, क्योंकि इसमें हमें एक सर्विसेज, किस सर्विस के लिए ये हमारी इंक्वायरी है वो डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको अल्टर करता हूँ। अल्टर टेबल, जब कुछ एडिशन करना होता है हमें किसी टेबल के अंदर तो उसको अल्टर बोलते हैं हम, और अल्टर करेंगे तो हम वापस हमारा वो उसके कॉलम्स आते हैं, वो वापस आ जाती है उसी फॉर्मेट में। अब हमें क्या करना है इसमें कि हमें एक कॉलम और ऐड करना है जिसको कि हम बोल रहे हैं सर्विसेज, सर्विस आईडी। इसको हम ऊपर ले आते हैं, सर्विस आईडी। क्योंकि जो भी सर्विसेज होंगी ना वो ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेगा, तो उस सर्विस की कोई आईडी होगी, तो वो आईडी का रेफरेंस इसमें आ जाएगा कि किस आईडी के अगेंस्ट ये इंक्वायरी आई है हमारी। तो इसको हम क्या करते हैं, इंटीजर ले लेते हैं,
ओके, और यहाँ पर सर्विस आईडी है, इसमें हम इसको कमेंट में बता देते हैं कि सपोज करो वन आईडी का मतलब है हमारा, वन आईडी मीन्स डिफरेंट सर्विसेज है। कौन कौन सी सर्विसेज है, सपोज करो मोबाइल, नंबर टू सर्विस है हमारी लैपटॉप, ठीक है। नंबर थ्री सर्विसेज है हमारी, थ्री आईडी है डेस्कटॉप। नंबर फोर है हमारी प्रिंट, और नंबर फिफ्थ है हमारी राउटर, ठीक है। अब इसमें जब भी सर्विस की जो आईडी आएगी ड्रॉप डाउन से, वन टू थ्री फोर इस टाइप से आएगी, तो उससे हमें उसका रेफरेंस एक स्टोर हो जाएगा कि ये इंक्वायरी किस आईडी के रिगार्डिंग आई है हमारी। क्योंकि इसकी भी आइडियली हम एक टेबल बना सकते हैं जिसमें कि हम उस टेबल के अंदर सारी सर्विसेज, चलो एक काम करते हैं, हम इसका एक टेबल सी बना लेते हैं। सर्विस आईडी, ठीक है। तो इसको मैंने सर्विस आईडी रख लिया, सर्विस आईडी ऐड कर दिया इसमें कॉलम को, और इसको हमने अप्लाई किया, ओके। अब हमारा ये एक सर्विस आईडी कॉलम हो गई। अब इसके लिए ये सर्विस आईडी हो गई, ये सर्विस आईडी आएगी कहाँ से, उसके लिए भी अब हमें एक टेबल और बनानी पड़ेगी। तो ये हमारा एक बिजनेस का जो एक छोटा सा चेंज था, उसकी वजह से हमें अपना आर्किटेक्चर चेंज करना पड़ रहा है। अब इस टेबल का नाम रख दिया हमने सर्विसेज, ओके। सर्विसेज, इसमें हमने, इसमें हमारी पहली आईडी होगी, इंटीजर होगी, ऑटो इंक्रीमेंट होगी ये। इसके बाद में दूसरी टेब रखते हैं हम सर्विस का नेम, क्योंकि आज हमारे पास में चार सर्विसेज हैं, पांच सर्विसेज हैं, कल को डायनेमिक, क्योंकि हम फ्यूचर को माइंड में रखते हुए काम करते हैं। जब भी आपको किसी भी कंपनी में काम करना है तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी होती है, हमें माइंड में रखनी होती है कि हम जो डेटाबेस का आर्किटेक्चर बनाते हैं वो ऐसा बनाते हैं कि फ्लेक्सिबल, जो कि फ्यूचर में स्केलेबल हो, ठीक है। तो अब कल को हमारी सर्विसेज कितनी भी हो सकती हैं। आज हम, कोई कंपनी है जो ABC XYZ पांच में डील कर रही है, पांच सर्विसेज में, अब ग्रो करेगी, वो 5 साल बाद हो सकता है 5 की 50 हो जाए, 500 हो सकती है। तो अब अगर हम एक टेबल बना के चलेंगे, अब इसको मैं मैनेज वैसे भी कर सकता था कि उसको एक जेसन में रखकर, कहीं कॉन्फ़िग में रखकर, बट क्योंकि स्केलेबल, बट वो स्केलेबल सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमें आईडीज का रेफरेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद में जब वो प्रोडक्ट ग्रो करेगा, स्केल करेगा, तो फिर बाद में उसमें हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि उनका रेफरेंस फिर हमें उसको माइग्रेट करेंगे हम एक टेबल में, फिर उसका, उनकी आईडीज को चेंज करेंगे हम उस इंक्वायरीज टेबल में। तो जो एक स्केलेबल सॉल्यूशन होता है, लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें हमेशा काम करना चाहिए। तो इसके लिए अब मैं ये टेबल, नई टेबल जो हम बना रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें हम सर्विस का आईडी रह गई, सर्विस, सर्विस नेम होगा दूसरा कॉलम, सर्विस नेम, तो इसको वेर करेक्टर ही रखते हैं हम। इसके बाद में अब सर्विस का स्टेटस रखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है सर्विसेज को हम एक्टिव इनएक्टिव करते रहें, क्योंकि हो सकता है आज हम जो दो सर्विसेज में डील करना छोड़ दिया हमने, तो हम डेटाबेस में तो रखेंगे, उनको इनएक्टिव मार्क कर देंगे, तो इसलिए हम उसका स्टेटस भी रखते हैं।
स्टेटस, और इसको हमने रख लिया वेर कैरी रख लेते हैं। क्रिएटेड एट, डेट रखेंगे हम इसमें, और अपडेटेड डेट, क्योंकि किसी भी सर्विसेज को ये भी हो सकता है ना कि कब अपडेट भी कर सकते हैं हम, तो अपडेटेड डेट भी होनी चाहिए हमारे पास में कि उस सर्विस को हमने कब अपडेट किया था लास्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा, अप्लाई किया मैंने, और ये हमारी टेबल बन गई। ठीक है, अभी हम इसमें जाकर देखते हैं तो हमारी कितनी टेबल्स हैं। ठीक है, देखो हमारे डेटाबेस में कितनी टेबल हो गई, 3 टेबल्स हो गई। तो एक जो माइनर सा चेंज था, बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी, एक माइनर सा चेंज था कि एक ड्रॉप डाउन में आपको एक सर्विसेज तो ऐड करना है, लेकिन उसकी वजह से हमें कितना चेंज करना पड़ गया कि हमें एक टेबल के अंदर एक कॉलम ऐड करना पड़ा सर्विसेज वाले इंक्वायरीज वाली टेबल में, क्योंकि और एक उसकी सेपरेट टेबल बनानी पड़ी, क्योंकि उसका रेफरेंस हम डायनेमिक रखना है। तो हमें उसका रेफरेंस हम उसके लिए हमें सेपरेट लॉन्ग टर्म अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें एक सेपरेट टेबल इंट्रोड्यूस करनी पड़ गई। तो अब फाइनल जो हमारा डेटाबेस का आर्किटेक्चर होगा वो ये हो गया कि हमारी एक पेजेस की टेबल है, एक फिर इंक्वायरीज की टेबल है, और एक सर्विसेज की टेबल है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ये हमारा फाइनल डेटाबेस का आर्किटेक्चर है। अब हम बात करते हैं बेसिक ऑपरेशंस। माइस्क्ल के अंदर जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि देखो डेटाबेस के अंदर जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो इंसर्शन होता है, अपडेशन होता है, डिलीशन होता है, और सिलेक्शन होता है। ठीक है, अब ये जो डेटाबेस का आर्किटेक्चर हमने बनाया है, इसके अंदर इनके अंदर जो डेटा आएगा वो डायनेमिक आएगा, क्योंकि माइस्क्ल में हम डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे, बट मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको यहाँ से समझा रहा हूँ कि डेटाबेस के अंदर एंट्रीज कैसे आती हैं, जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं माइस्क्ल के या किसी भी एसक्यूएल के, वो क्या होते हैं। फाइनली तो हमें जो जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, चाहे हम पीएचपी यूज करें, चाहे हम नोड.जेएस यूज करें, चाहे हम जावा पाइथन कोई भी लैंग्वेज यूज करें, उसमें जो स्क्रिप्ट यूज करेंगे हम, उसके थ्रू हम इसमें डेटा आएगा डेटाबेस के अंदर। बट आपको वहां पर भी क्वेरीज लिखनी पड़ेंगी, वहां स्क्रिप्ट में लिखनी पड़ेंगी, आपको स्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखनी पड़ेंगी, और यहाँ पर मैं आपको उन्हीं क्वेरीज को कैसे लिखते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। जैसे सपोज करो ये हमारी सर्विसेज वाली टेबल है। अब ये सर्विसेज वाली टेबल के अंदर अगर हमें एक क्वेरी ओपन कर लेता हूं मैं, इस ये क्वेरी टैब होता है, इसमें हम क्वेरीज इंसर्शन सिलेक्शन सब कुछ कर सकते हैं। अब इसके अंदर मुझे 5 जो मैं सर्विसेज की बात कर रहा था उनको इंसर्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आता है हमारा इंसर्शन। इंसर्ट एक इनटू सर्विसेज सर्विस नेम, सर्विस का नेम है, और स्टेटस है, और क्रिएटेड डेट है, और अपडेटेड डेट है। सर्विसेज, ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा वैल्यूज।
अब इसमें वैल्यूज क्या, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है तो वो आईडी की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ले लेगा। तो पहला कॉलम हमारा सर्विस का नेम है, तो इसमें हम सर्विस का नेम दे देते हैं। सर्विस का नेम सपोज करो मैंने दिया पहला मोबाइल्स, सपोज वो कंपनी मोबाइल्स में डील कर दी है, ठीक है। दूसरी सर उसके बाद में मोबाइल्स, इसके बाद में स्टेटस क्या है उसका, एक्टिव। इसके बाद में नाउ एक फंक्शन होता है माइस्क्ल का जो हम यूज कर लेंगे, जो कि इसमें करंट डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगा, अपडेटेड क्रिएटेड डेट में भी, अपडेटेड डेट में भी। ओके, इसके बाद में इसकी हम स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, टैबलेट्स और प्रिंटर्स, अब इनको सबको सेलेक्ट किया मैंने और कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे तो ये इंसर्ट हो जाएगी, रॉ इंसर्ट हो गई। डेस्कटॉप्स, टैबलेट्स, प्रिंटर्स, तो ये हमने इसमें सारी एंट्रीज कर दी, 5 एंट्री कर दी। और नंबर 5 पर हमारा क्या है, प्रिंटर सर्विसेज है। नंबर 1 पर स्मार्टफोन है, लैपटॉप्स है, डेस्कटॉप और टैबलेट्स हैं, ठीक है। अब लेट से अब हमारी इंक्वायरीज आने लग गई उसमें। अब सेम वे से हम इंक्वायरीज की एंट्री कर, क्योंकि अभी हमारे पास में डायरेक्टली प्रोडक्ट्स एंट्रीज नहीं आ रही है, समझाने के लिए मैं आपको यहीं से एंट्री कर रहा हूँ। अब इंक्वायरीज वाली टेबल में हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू इंक्वायरीज, इंक्वायरीज, इंक्वायरीज में क्या क्या है हमारे पास, नेम है, ईमेल है, मोबाइल है और क्वेरी है, स्टेटस है, अपडेटेड डेट, नेम सपोज करो इम्तियाज, ईमेल इम्तियाज खान gmail.com, मोबाइल, मोबाइल नंबर, स्टेटस, एक्टिव, ओके। स्टेटस कॉलम नहीं है तो स्टेटस हटा देते हैं हम, जरूरत नहीं थी स्टेटस की हमें इसमें, ठीक है। ये लो, अपडेटेड डेट भी नहीं है, ओके।
नेम ईमेल मोबाइल क्वेरी कैंडिडेट नेम ईमेल मोबाइल और क्वेरी, इसमें हमारी क्वेरी आएगी दिस इज टेस्ट क्वेरी। ओके, और अब इसमें एक सर्विस आईडी और रहेगी थी हमारी, सर्विस आईडी 1 के लिए है सपोज करो ये, और यहाँ पर बताना पड़ेगा हम सर्विस आईडी 1 के लिए थी क्वेरी। अब मैं क्या करता हूँ 1 के लिए दूसरी क्वेरी, अब मैं क्या करता हूँ के लिए 3 के लिए 4 के लिए 5 के लिए राजेश इसके बाद में राहुल राज ओके दीपक दीपक ने 3 के लिए किया है, दीपक ने लिए और 5 के लिए किया है, और इसने 1 के लिए भी किया है। तो ये हमारी डिफरेंट, अब देखते हैं कितनी एंट्रीज हो गई हैं। इंक्वायरीज टेबल में, ठीक है, ये हमारी इतनी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, ठीक है, ओके। कितने पेज की एंट्री हो गई, ये लो 6-7 पेज हमने बना दिए। तो ये होगा हमारा ऑल अबाउट, क्योंकि ये पेजेज की जो एंट्री होगी ना, इसका भी हम एक बैकएंड पैनल होगा, एडमिन पैनल होगा, जहाँ से हमारा एडिटर वगैरह यूज करके हम बैकएंड से जिस भी पेज का कंटेंट हम ऐड करना चाहें डायनेमिक, वहाँ से जाकर हम एक एडमिन होगा हमारा, एडमिन पैनल में जाकर लॉगिन करने के बाद में जिस भी पेज का हम कंटेंट चेंज करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं। इंसर्शन और सिलेक्शन क्वेरीज को यूज कर लिया है। अब मैं आपको बाकी जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, बेसिक क्वेरीज हैं, उनको भी बता देता हूँ साथ साथ। तो जो पहली क्वेरी होती है हमारी जो माइस्क्यूएल की, वो सेलेक्ट क्वेरी होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी काम आती है। तो उसके लिए हमारी जो क्वेरी हम रन करते हैं, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेजेस, और टेबल का नेम होता है, जो भी टेबल से हम क्वेरी लगाते हैं, है ना। जैसे सपोज करो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंक्वायरीज करते हैं हम, इंक्वायरीज करेंगे तो इसमें हमारी पूरी इंक्वायरीज आ गई, क्वेरीज आ गई, राइट। जो भी इंक्वायरीज आएगी उनको पूरा डेटा आ गया। अब बात करते हैं कि मुझे पार्टिकुलर किसी यूजर की क्वेरीज देखनी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंक्वायरीज वेयर नेम इक्वल्स टू, सपोज करो मुझे इम्तियाज की क्वेरीज देखनी है, जहां पर नेम क्या है, इम्तियाज है। तो ये इस क्वेरी से सिर्फ इम्तियाज की क्वेरीज को फिल्टर आउट करके दिखा दिया इसने, ओके। या मुझे सर्विस आईडी से देखनी है कि मुझे वो सारी क्वेरीज दिखाओ जहां भी सर्विस
आईडी हमारी क्या है, 1 है या फिर 5th है, दो जिसकी सर्विस आईडी 5th है, मतलब 5th वाली हमारी प्रिंटर वाली सर्विस है, उसके लिए किन किन लोगों ने इंक्वायरीज भेजी हैं? इम्तियाज ने, राजेश ने, राज ने, दीपक ने, इतने लोगों ने भेजी है। ठीक है, अब मान लो मुझे इंक्वायरीज को देखना है, इंक्वायरीज को ऑर्डर बाई देखना है मुझे, ऑर्डर बाई डिसेंडिंग आईडी देखना है। ऑर्डर बाई आईडी डिसेंडिंग देखना है। ऑर्डर बाई अगर देखना है मुझे तो हम ऑर्डर बाई आईडी, देखो आईडी हमारी 16 तक चलेगी ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में उसने उनको दिखा दिया है। सर्विस आईडी फ्रॉम इंक्वायरीज ग्रुप बाई सर्विस आईडी, और सर्विस का नाम भी देना है मुझे, सर्विस आईडी। ये लो 1 सर्विस और 5 इंक्वायरीज आई हैं, 2 पर 2 आई हैं, 3 पर 4 आई हैं, 4 पर 1 आई है। अब सपोज करो मुझे इसका नाम, आईडी की जगह नाम आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि वो मेरी दूसरी टेबल से आ रहा है, तो उसके लिए मुझे इसमें ज्वाइन लगाना पड़ेगा उस टेबल से। तो इसमें मैं क्या करूँगा, सर्विस आईडी और इंक्वायरीज ई डॉट सर्विस आईडी ई डॉट एस डॉट सर्विस नेम और ई डॉट फ्रॉम इंक्वायरीज एज ई ज्वाइन सर्विसेज says as on s dot id equals to e dot service id। एंटर किया मैंने, ये आ गई। तो सर्विस का नाम भी आ गया। पहली आईडी पर सर्विस स्मार्टफोन है, उस पर कितनी क्वेरीज हैं, 5 हैं। दूसरी सर्विस आईडी है मेरी 2 लैपटॉप पर इतनी है, प्रिंटर पर 5 है, 4 है क्वेरीज आई है। तो इस टाइप से हम, जो हमारी सेलेक्ट क्वेरी होती है वो काम करती है। अब इसके साथ में अगर हमें ग्रुप बाई और डिसेंड वो भी लगाना हो कि डिसेंडिंग, ऑर्डर बाय काउंट ई डॉट सर्विस आईडी डिसेंडिंग, ये लो कि सबसे पहले स्मार्टफोन पर सबसे ज़्यादा आई है, फिर डेस्कटॉप पर उससे कम आई है, प्रिंटर पर उससे कम आई है, लैपटॉप पर कम आई है, इस टाइप से। ये हो गया हमारी, ये हो गई हमारी सेलेक्ट क्वेरी। ठीक है, अब ज्वाइंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ज्वाइंस जो माइस्क्ल या किसी भी एसक्यूएल के जो आरडीबीएमएस के अंदर ज्वाइंस यूज होते हैं, वो एक इनर ज्वाइन होता है, ठीक है, एक लेफ्ट ज्वाइन होता है, एक राइट ज्वाइन होता है, एक सेल्फ ज्वाइन होता है। ठीक है,
तो इनके बारे में या तो मैं एक डिटेल में एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो ईच एंड एवरी टॉपिक इज ए लार्ज, ठीक है। तो अगर मैं इनको सबको बताने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमारी सेलेक्ट क्वेरी हो गई। अब मान लो मुझे अपडेट करना है, जैसे कि पेजेस की बात करते हैं हम। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेजेस, ठीक है। अब मुझे मान लो टर्म कंडीशंस को अपडेट करना है, तो अपडेट क्वेरी कैसे चलाते हैं? अपडेट पेजेज सेट, जिस कॉलम को हमें अपडेट करना है, जैसे कि मुझे पेज नेम को करना है, पेज नेम इक्वल्स टू क्या करना है, जो लास्ट का पेज है ना, टर्म कंडीशन करना है मुझे उसको, टर्म्स एंड कंडीशंस करना है। और क्या करना है, दूसरा कॉलम भी मुझे पेज टाइटल भी चेंज करना है, पेज टाइटल भी क्या करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस या टर्म्स ये एंड कंडीशंस करना है, ठीक है। कहाँ पे करना है ये, वेयर, किस आईडी पे करना है, वेयर आईडी इक्वल टू पेज आईडी कितनी है, 6 है, जहाँ पर एक रो अफेक्ट हो गई। वापस से हम देखते हैं, टर्म कंडीशंस अपडेट हो गई। तो इस टाइप से आप कोई भी क्वेरी, अपडेट क्वेरी चला सकते हो। अब बात करते हैं हम डिलीट, ठीक है। अब डिलीट के लिए मैं क्या करता हूँ, एक और एंट्री कर देता हूँ उसमें, जिसको मुझे डिलीट करना है, क्योंकि ये तो हमने एंट्रीज हैं जो हमारी काम की थी। एक 7 नंबर पर मैं एंट्री करता हूँ, वैसे ही टेस्ट 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 एंट्री कर दी मैंने, ठीक है। अप्लाई किया मैंने, ठीक है, एक एंट्री हो गई। अब मुझे जो 7वीं एंट्री है ना, इसको डिलीट करना है, सपोज करो, ठीक है। 7वीं एंट्री को अगर मुझे डिलीट करना है तो क्या करेंगे हम, डिलीट क्वेरी कैसे काम करती है, डिलीट फ्रॉम पेजेस वेयर आईडी इक्वल्स टू 6, सॉरी 7, 1 रो अफेक्टेड आ गई नीचे, देखो वापस देखते हैं, वो गायब हो गई। ये होती है डिलीट क्वेरी। तो आई थिंक ये सारे बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि जो मैंने ट्राई किया है इस वीडियो में आपको बताने का। आई होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये बेसिक चीज़ें हैं। बाकी अगर डिस्क्रिप्शन देखना है टेबल का, तो उसके लिए DSC कमांड होती है। अगर किसी टेबल को टर्नकेट करना है तो टर्नकेट, और टेबल का नेम दे देते हैं तो उसको उसको टर्नकेट कर देते हैं। एम्प्टी करनी हो तो टेबल को पूरा, ठीक है। तो ये सब बेसिक कमांड्स हैं। इसके बाद में इसके जो एग्रीगेट फंक्शंस भी होते हैं, कि मिन निकालना हो, मैक्स निकालना हो, एवरेज निकालनी हो, वो सब माइस्क्ल में प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, अब वो सारे एम्प्लॉय निकालने हैं जिनकी मैक्स सबसे ज़्यादा सैलरी है, जिसकी सबसे कम सैलरी है, इसकी एवरेज सैलरी है, तो वो सब ये एग्रीगेट फंक्शन से हम इन चीज़ों को भी यूज कर सकते हैं। माइस्क्ल के अंदर बहुत सारी चीज़ और भी चीज़ें हैं। अगर मैं हर एक चीज़ को डीपर जाता तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक बेसिक ऑपरेशंस मैंने कवर कर दिए हैं, पर मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, कि जो ये मैनुअल एंट्रीज मैंने की हैं, कि पेजेस को मेंटेन करने के लिए, सर्विसेज को अपडेट करने के लिए,
है ना, और क्वेरीज को मैनेज करने के लिए आपको एक एडमिन पैनल बनाना है, जहां लॉगिन करने के बाद में आप वहां से सर्विसेज ऐड कर पाओ, कोई भी सर्विसेज मॉडिफाई कर पाओ, कोई भी पेज ऐड कर पाओ, कोई भी पेज को मॉडिफाई कर पाओ, किसी भी पेज और सर्विसेज को एक्टिव इनएक्टिव कर पाओ, और एक एक मैनेजमेंट होगा क्वेरीज का, इंक्वायरीज का, जहां से आप देख सकते हो कि मेरे इस प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए कहाँ कहाँ से कितनी कितनी इंक्वायरीज आ रही हैं, कौन कौन लोग हैं जो इंक्वायरी कर रहे हैं, डेली बेसिस पर कितनी इंक्वायरीज आ रही हैं। तो वो उसका एक डैशबोर्ड होगा जहां से आप ये सब देख पाओगे। ये आपके लिए एक होमवर्क है। ओके, इसको करने के बाद में आपको इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में डालना है कि आई एम डन। लेट्स सी हु टेक एक्शंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आई थिंक these are basic operations but very informative। जैसे जैसे आप अपना करियर स्टार्ट करोगे और डीपर जाओगे, यू विल लर्न मोर थिंग्स, यू हैव टू लर्न मोर थिंग्स। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ में, एक नई लर्निंग्स के साथ में। अपना ख्याल रखना।